अब अपने लिए माँ, पापा को हार्ट अटैक आया है, हम उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे हैं, आप भी वहीं पहुंचो जल्दी। घबराई सी बोलकर कृति ने फोन रख दिया। शीतल स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, मगर अर्नब को अटैक की बात सुनकर वह भी घबरा गई। उसने अपना पर्स उठाया, पड़ोस में चाबी थमाई और गाड़ी सीधे अस्पताल की तरफ मोड़ दी। अभी जाने में और टाइम लगेगा क्योंकि शीतल के घर से अस्पताल का रास्ता करीब 2-2.5 घंटे का था। अपनी माँ शीतल को देखते ही कृति सिसक पड़ी और कहने लगी कि वह तो अच्छा था सब घर पर ही थे, वरना जाने क्या अनर्थ हो जाता आज। चुप हो जाओ कृति, सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, बेटी को सीने से लगाकर पुचकारते हुए शीतल बोली। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था यूं अचानक कैसे अर्नब को अटैक आ गया। अभी परसों ही तो कृति बता रही थी कि अर्बन का शुगर बीपी सब नॉर्मल है, देखने में भी वह नॉर्मल ही लग रहा था, फिर ऐसे कैसे। इसी हफ्ते कोर्ट का अंतिम फैसला होने वाला था। अगर अर्नब की तबीयत ठीक नहीं हुई तो फिर कोर्ट को डेट आगे बढ़ानी होगी। अपने मन की सोच शीतल परेशान हो उठी। रात भर वह बेटी के साथ अस्पताल में अर्बन के होश में आने का इंतजार करती रही। एक डर भी लग रहा था, सब ठीक तो हो जाएगा ना। अगर अर्नब को कुछ हो गया तो बच्चे भी उसे ही दोष देंगे कि उसकी वजह से ही अर्बन। ओह, मैं भी क्या सोचने लगी, शीतल मन ही मन बुदबुदाई। कृति, एक बात बताओ, तुम्हारे पापा समय पर दवाई तो लेते थे ना? खान पान में कोई गड़बड़ी, कहीं शराब बहुत ज्यादा तो नहीं पीने लगे थे? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो पापा ने शराब पीना बहुत ही कम कर दिया है, लेकिन वही टेंशन जिसके कारण पापा को लगातार 2 बार अटैक आ चुका है। आप समझ रही हो ना माँ, मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं भी तो क्या करूँ माँ, ऑफिस और घर में ऐसे पिसती रहती हूँ कि पापा के पास आने का समय ही नहीं मिलता मुझे। एक ही शहर में रहने के बाद भी हफ्ते हो जाते हैं उनसे मिले। हाँ, लेकिन हम रोज वीडियो कॉल पर जरूर कुछ देर बातें कर लेते हैं। परसों पापा जिद करने लगे कि मैं एक दिन आकर उनके साथ रहूं। अगर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। कहते ही कृति की आवाज भर आ गई। जानती हो माँ, पापा बहुत टेंशन में रहने लगे हैं। कहते हैं अब जीने का मन नहीं करता उनका। माँ, एक आप ही हो जो पापा को इस टेंशन से बचा सकती हो, नहीं तो पापा नहीं बच पाएंगे माँ। शीतल का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कृति बोल ही रही थी कि डॉक्टर आकर कहने लगे कि अर्नब को होश आ गया है और अब वह खतरे से बाहर है। ओह, आपका धन्यवाद डॉक्टर साहब। कृति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर एक गहरी सांस ली। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या हम पापा से मिल सकते हैं? कृति ने पूछा तो डॉक्टर ने कहा हाँ, लेकिन एक एक करके। कृति अपनी माँ का हाथ पकड़कर अर्नब के कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी कि शीतल ने अपना हाथ छुड़ा लिया। बोली, कृति तुम जाओ, मुझे घर जाना होगा, स्कूल भी जाना जरूरी है। देखो प्रिंसिपल सर के कितने मिस्ड कॉल हैं, लेकिन कल इन सब कारणों से स्कूल नहीं जा पाई थी, इसलिए आज जाना ही होगा। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं। कहकर शीतल झटके से हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। गाड़ी चलाते हुए बहुत ही बेचैन दिख रही थी। मन में हजारों सवाल जवाब उथल पुथल मचा रहे थे। कभी लग रहा था वह जो कर रही है गलत है, तो कभी लग रहा था कि सही है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। जिगर का फोन आया तो वह विचारों से मुक्त हुई। आवाज में उसकी भी उदासी झलक ही रही थी। आखिर बाप है, चिंता तो होगी ही ना। अब ठीक है तुम्हारे पापा, चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा है अब वह खतरे से बाहर है। मैं गाड़ी चला रही हूँ, स्कूल से लौटकर शाम को इत्मीनान से बातें करते हैं, ठीक है? और बच्चे, दिव्या सब ठीक है ना?
ओके बाय बेटा, यू टेक केयर योरसेल्फ। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो, कहकर शीतल ने फोन रख दिया और सोचने लगी कि एक जिगर ही है जो उसे समझता है। उसकी बातों से ही झलक रहा था कि अपने पापा से ज्यादा उसे मेरी फिक्र हो रही थी। हो भी क्यों ना, आखिर उसके अनगिनत दर्दों को उसने भी तो महसूस किया है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि कृति उसे नहीं समझती या उससे प्यार नहीं करती, मगर वह चाहती है कि उसके माँ बाप फिर से साथ रहने लगे पहले की तरह, लेकिन अब वह संभव नहीं है। यही सब सोचते सोचते शीतल कब स्कूल पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। मीनाक्षी ने कहा, हाय गुड मॉर्निंग। बोलो तो उसे एहसास हुआ कि वह स्कूल में एंटर कर चुकी है। हाय गुड मॉर्निंग, शीतल ने कहा तो वह पूछने लगी कि अब अर्णब की तबीयत कैसी है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा, अब खतरे से बाहर है वो। थैंक यू मीनू, तुमने मेरा इतना साथ दिया। मीनाक्षी का आभार जताते हुए शीतल बोली। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है शीतल, तुम भी तो कभी कभार मेरी मदद कर दिया करती हो। कई बार मैं स्कूल नहीं आ पाती हूँ किसी कारणवश, तब तुम ही मेरी जगह मेरी क्लास अटेंड करती हो। तो आज अगर मैंने ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी। आखिर ऐसे ही तो दुनिया चलती है ना, और हम एक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मुस्कुराते हुए मीनाक्षी बोली, लेकिन आगे वह कुछ और कहती कि शीतल आगे बढ़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि इसके बाद मीनाक्षी का क्या सवाल होगा। वह भी वही सब बातें करना शुरू कर देगी जो मिलने पर नाते रिश्तेदार और जान पहचान वाले करने लगते हैं। लेकिन अब वह इन सवाल जवाबों में उलझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह तन मन दोनों से काफी थक चुकी थी। स्कूल आना जरूरी नहीं होता तो आज न आती, घर पर ही आराम करती। शीतल स्कूल में एक मैथ की टीचर है और मीनाक्षी साइंस की। दोनों स्कूल में टीचर होने के साथ साथ आपस में बहुत अच्छी सहेलियां भी हैं। दोनों के घर आसपास ही हैं, तो अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना होता रहता है। छुट्टी के दिन दोनों साथ खरीदी करने या कहीं घूमने निकल पड़ती है। शीतल की तरह मीनाक्षी भी अकेली रहती है। एक बेटा है जो अमेरिका जा बसा। पति रहे नहीं अब। बेटा अमेरिका पढ़ने गया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं एक कंपनी में जॉब लग गई। फिर शादी भी उसने एक अमेरिकन लड़की के साथ की और हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। 5 साल पहले अपने पिता के मरने पर आया था, फिर आया ही नहीं। लेकिन फोन पर बेटे से बात होती रहती है मीनाक्षी की। मीनाक्षी अपने पति से कितना प्यार करती है यह उसके बातों से ही झलक जाता है। बताती है कि उसके पति बहुत ही अच्छे इंसान थे। शादी के इतने सालों में कभी उन्होंने मीनाक्षी को एक कड़वी बात तक नहीं बोली। बहुत प्यार करते थे वह मीनाक्षी से। मीनाक्षी अपने पति की तुलना अर्बन से करती है, इसलिए शीतल को समझाती रहती है कि वह जो करने जा रही है सही नहीं है। पति पत्नी में तो लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि दोनों अलग हो जाएं। शीतल भले ही उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी, कुछ बोल नहीं रह पा रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। मीनाक्षी को क्या पता कि शीतल ने अपनी जिंदगी में क्या क्या दुख झेले हैं, कितना सहा उसने उस इंसान को, लेकिन सहन करने की भी तो एक हद होती है ना। तभी तो शादी के इतने सालों के बाद शीतल अपने पति अर्णब से तलाक लेने का ठान चुकी है। जानती है ऐसा करने वह सबकी नजरों में बुरी बन जाएगी। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी उसे सही नहीं ठहरा रही, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसने वो ठान लिया, अब उसने पीछे नहीं हटेगी। यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी ने भी उसे सही नहीं ठहराया।
यहाँ तक कि उसकी अपनी बेटी भी उसे सही नहीं ठहरा रही है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसने जो ठान लिया अब उससे पीछे नहीं हटेगी। अर्णब जब तक अस्पताल में रहा, शीतल रोज एक बार उसे देख आती थी ताकि बेटी को बुरा न लगे, वरना तो वह उस इंसान का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती थी। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अर्णब को वहां से छुट्टी दे दी गई। शीतल का जरा भी मन नहीं था, पर कृति की जिद के कारण उसे भी अर्णब को घर तक छोड़ने जाना पड़ा। लेकिन उस घर में पांव रखने की शीतल को वह सारी पुरानी बातें याद आने लगी। वह मारपीट, गाली गलौज, सब कुछ उसके आंखों के सामने नाचने लगा। लेकिन वह जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकल जाना चाहती थी, मगर कृति ने यह कहकर उसे रोक लिया कि पापा को खिला पिलाकर दवाइयाँ दे देना, फिर वह चली जाए। दवाइयाँ खाते ही अर्णब को नींद ने घेर लिया। उसके खर्राटे देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह बीमार है, बस बीमार होने का नाटक कर रहा है। कुछ देर वहां बैठने के बाद जब शीतल जाने को हुई तो कृति जिद करने लगी कि आज रात यहीं रुक जाए। कृति चाह रही थी कि अर्णब और शीतल के बीच किसी तरह से कुछ बातचीत शुरू हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शीतल हरगिज अर्णब के किसी भी विषय पर बात करने को तैयार नहीं थी। वह तो बेटी की जिद पर यहाँ आई थी, वरना तो वह इस घर में पांव भी नहीं रखती कभी। प्लीज माँ रुक जाओ ना आज रात, वैसे भी पापा की तबीयत अभी उतनी अच्छी नहीं है। कृति ने फिर वही बात दोहराई। नहीं बेटा, ये तो नहीं हो पाएगा। मेरा मतलब है यहाँ वहाँ घर ऐसे ही नहीं छोड़ सकती मैं। चोरियां बहुत होने लगी हैं और तुम तो हो ना यहाँ पर, शीतल ने कहा। लेकिन कृति सब समझ रही थी कि ये सब बहाने हैं शीतल के, ताकि यहाँ न रुकना पड़े। लेकिन वह एक और कोशिश जरूर करेगी, समझाएगी शीतल को कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, वह चाहे तो सब ठीक हो सकता है। ठीक है माँ, नहीं रुकना, पर कुछ देर और बैठ तो सकती हो ना मेरे साथ? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शीतल का हाथ पकड़कर बैठते हुए कृति ने कहा। माँ, एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करो। आप अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप चाहो तो सब पहले की तरह हो सकता है। एक अंतिम बार पापा को माफ कर दो माँ, प्लीज। सच कहती हूँ, मैं समझाऊंगी पापा को। अब से वह वही करेंगे जो आप चाहती हो। पापा तो समझौता करने को तैयार है, बस आप अपनी जिद छोड़ दो माँ। देखो कृति, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रहा है, इसलिए रहने दो तुम। बोलते हुए शीतल उठ खड़ी हुई। नहीं माँ, मतलब है इन सब बातों का। पापा को आपकी जरूरत है माँ। मैं मानती हूँ माँ कि पापा ने आपके साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब वो काफी बदल चुके हैं। देख नहीं रही हो कैसे गुमसुम चुपचाप बैठे रहते हैं? कृति की बात पर शीतल हंसी और बोली, नहीं बेटा, ये सब सिर्फ दिखावा है तुम्हारे पापा का, मुझे हराने के लिए। और एक बात, इंसान का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। मैं उनकी जरूरत बन गई। और कब से मैं उनकी जरूरत बन गई? जब पैसा और पावर खत्म हो गया, वह औरत उन्हें छोड़कर चली गई, तो मैं उनकी जरूरत बन गई। अपने मतलब से कोई किसी को अपनी जरूरत बनाए तो उसे प्यार नहीं कहते, उसे मतलबी इंसान कहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पापा बदल गए हैं, बल्कि अच्छाई का दिखावा कर रहे हैं। खैर छोड़ो, मन तो किया शीतल को कह दे कि ये हार्ट अटैक भी एक नाटक ही है, क्योंकि वह डॉक्टर जो अर्बन का इलाज कर रहा था वह उसका जिगरी दोस्त है। तो फिर क्या दिक्कत है नाटक करने में? लगातार 2 बार अटैक आना और फिर जल्द से नॉर्मल हो जाना, यह नाटक नहीं तो और क्या है?
किसी तरह चाह रहे हैं कि केस की डेट आगे बढ़ती रहे और वह अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे पापा ठीक है और अगर कोई जरूरत हुई तो मैं ज्यादा दूर थोड़े ही हूँ, आ जाऊंगी ना। बेटी के कंधे पर हाथ रखकर शीतल बोली, ठीक है माँ, दिखावा ही सही, पर जब आपने अपनी जिंदगी के 30 साल पापा के साथ गुजार दिए तो अब क्यों उनसे तलाक लेना चाहती हो? सोचा है लोग क्या कहेंगे? हंसेंगे सब लोग। लोगों की छोड़ो, कम से कम मेरे और भैया के बारे में तो सोचो, हमारी फैमिली के बारे में तो सोचो। क्या बताएंगे हम सबको कि 52 साल की मेरी माँ और 61 साल के मेरे पापा अब साथ नहीं रहते, इसलिए दोनों का तलाक हो रहा है। बोलो ना माँ। और कल को जब पापा ही नहीं रहेंगे फिर किससे लड़ाई और किससे झगड़े करोगी आप? प्लीज माँ, इतनी निर्दयी मत बनो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो अपनी जिद और लौट आओ अपने घर। अपनी माँ को अच्छे बुरे का ज्ञान देते हुए कृति बोली। मन तो किया शीतल का कि एक एक जुल्म को अर्बन ने बंद कमरे में उसके साथ किए हैं वह भी आज कृति के सामने खोल कर रख दे, क्योंकि अब वह बच्ची नहीं रही, एक औरत बन चुकी है, समझेगी उसका दर्द। लेकिन उसने चुप्पी साध ली, क्योंकि पुराने घाव कुरेद कर उसे हरा नहीं करना चाहती थी। हाँ ठीक है, बुरी और स्वार्थी ही सही, लेकिन अब वह अर्णब के साथ नहीं रह सकती। जिंदगी भर वह उसके इशारों पर नाचती रही, अपने लिए तो कभी जिया ही नहीं उसने, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचती रही। लेकिन इसका क्या सिला मिला उसे? कृति प्लीज, इस बार मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है, अब निकलना पड़ेगा। अपनी गाड़ी पर एक नजर डालते हुए शीतल ने अपना कदम आगे बढ़ाया ही था कि कृति ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, क्यों माँ, क्यों नहीं समझती आप मेरी बात? क्यों जिद पर अड़ी हो? क्या आप चाहती हो पापा को फिर से अटैक आए? देखना, नहीं बचेंगे इस बार। तुली रहो आप अपनी जिद पर। इस बार कृति की आवाज जरा तेज हो गई। क्या एक अंतिम बार माफ नहीं कर सकती हो आप उन्हें? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया है पापा ने जो वे माफी के भी काबिल नहीं रहे? हाँ, गुनहगार है वो। मेरी खुशियों का कत्ल किया है उन्होंने, कभी चैन से जीने नहीं दिया मुझे, इसलिए माफ नहीं कर सकती उन्हें। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस विषय पर कभी बात नहीं करेंगे, फिर भी तुम वही सब बातें क्यों दोहरा रही हो? अब जो होना है वो होकर ही रहा, कहकर शीतल वहां से झटक कर बाहर निकल गई। ऐसा सब नाटक अर्बन तब से करने लगा है जब से दोनों ने तलाक का केस फाइल किया है। उस रोज बड़े घमंड से अर्णब ने कहा था, देखते हैं कैसे तुम मुझसे तलाक लेती हो, देखना तुम खुद यह तलाक का केस वापस ही लोगी और इस घर पर लौट कर आओगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई चारा ही नहीं बचेगा इसके सिवा। इस पर शीतल ने कहा था, ठीक है, तो फिर तुम भी देख लेना कैसे मैं तुमसे तलाक लेकर ही रहती हूँ, और अगर तलाक न भी हुआ हमारा, फिर भी मैं इस घर में तो वापस लौट कर नहीं आऊंगी और ना ही तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट कर आऊंगी। अर्णब तलाक के केस में जितना अड़ंगा लगाने की कोशिश करता, शीतल का मनोबल उतना ही दृढ़ होता जाता था। माफ कर दूं उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया? उम्र की इस दहलीज पर अगर मैं उस इंसान को छुटकारा पाना चाहती हूँ तो सोचो ना, मैंने इतना कुछ सहा होगा। माफ कर दूं उस इंसान को जिसने मेरी जिंदगी को नरक बनाकर रख दिया? उम्र की इस दहलीज पर अगर मैं इस इंसान से छुटकारा पाना चाहती हूँ तो सोचो ना, मैंने कितना कुछ सहा होगा। लोग क्या कहेंगे? यही सब लोग तब कहाँ थे जब मेरा पति शराब पीकर मुझे मारता था, गंदी गंदी गालियां बकता था,
आधी रात को मुझे घर से बाहर निकाल देता था और मैं दरवाजा खुलने का इंतजार करती रहती थी। उस वक्त मुझे अपने आप पर दया आती थी। जब आस पड़ोस के लोग मुझे अजीब नजरों से देखते थे तो अब क्या हक है उन लोगों को कि कुछ कहें? नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं। पुराने घाव से टीस उठी तो शीतल की आंखें गीली हो गई। राह चलते लोग देख न ले, इसलिए उसने अपने आंसू पोंछ लिए। शादी के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब अर्नब ने मुझ पर हाथ न उठाया हो। शराब पीकर गाली गलौज, मार पीट तो रोज की बात थी। आखिर कितना सहा है मैंने, यह तो मैं ही जानती हूँ। मेरा दिल इतना डरपोक बन चुका है कि आज भी छोटी छोटी बातों पर डर जाता है, लेकिन मैं उसे समझती हूँ। ऑल इज वेल, सब ठीक हो जाएगा, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की की किस्मत भी अजीब है। पहले तो उसे मानसिक रूप से कमजोर बनाया जाता है और फिर उसकी ही रक्षा करने की बात की जाती है। और रक्षा करने वाला भी कौन? वही पुरुष जो मौका मिलते ही लड़कियों की, महिलाओं की इज्जत को तार तार कर देते हैं। बचपन से ही मैं माँ दादी के मुंह से सुनती आई हूँ कि अरे तुम तो किसी की अमानत हो हमारे पास, एक दिन पराई हो जाओगी। बेटियों की शादी कर देने पर क्यों माँ बाप को लगता है कि उन्होंने गंगा नहा लिया? क्या इतनी बोझ बन जाती हैं बेटियां अपने माँ बाप के लिए? मुझे भी अपने भाइयों की तरह आगे बढ़ने का शौक था। मैं भी डॉक्टर बनना चाहती थी। माँ से कहती भी, मेरी सहेलियों की तरह मेरी भी शादी जल्दी तो नहीं कर दोगी ना माँ? माँ देखना, बड़ी होकर मैं डॉक्टर बनूंगी, सफेद कोट पहनकर मरीजों को देखा करूंगी। बोलो ना माँ, सुन रही हो ना मेरी बात? किचन में माँ के कामों में हाथ बटाते हुए जब मैं कहती तो माँ कहती, हाँ हाँ सुन रही हूँ, चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। घर में कितने काम पड़े हैं अभी। मैं घर के हर काम बड़े सलीके से करती, सबके बताए काम भाग भाग कर दिया करती थी। पढ़ने में भी मैं अपने सभी भाइयों से ज्यादा होशियार थी। फिर भी मुझे वह लाड दुलार नहीं मिला जो मेरे भाइयों को मिला। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरे डॉक्टर बनने का सपना भी आकार लेने लगा। हम सब सहेलियां अक्सर डॉक्टर और मरीज का खेल खेला करती थी, लेकिन डॉक्टर तो हमेशा मैं ही बनती और बाकी सब मरीज बनकर मेरे पास इलाज करवाने आते। बड़ा मजा आता था मुझे डॉक्टर का खेल खेलने में, लेकिन मेरा डॉक्टर बनने का सपना बस खेल तक ही सीमित होकर रह गया। जाने किस समारोह में एक रोज अर्नब ने मुझे देख लिया और वह मुझ पर लट्टू हो गया। अच्छा, घर वर ऊपर से लड़के वाले खुद मेरा हाथ मांगने आए थे, तो और क्या चाहिए था मेरे परिवार वालों को। झट से उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, लेकिन एक बार मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं समझी मैं यह शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं। मैं भी कैसे बता सकती थी? हमारे समाज में लड़कियों से भी उनकी पसंद नापसंद पूछी जाती है क्या? हम तो उन गाय बकरियों की तरह होती हैं जिसे जिस खूंटे से बांध दिया जाए बंध जाती हैं। मैं भी अपने टूटे सपने के साथ अर्नब नाम के खूंटे से बंध गई और उसे ही अपनी किस्मत समझ लिया। भरे पूरे परिवार में मैं ऐसे रम गई जैसे दूध में चीनी। भूल गई कि मेरा कुछ सपना भी है। शादी के साल भर बाद ही मेरा बेटा जिगर मेरी गोद में आ गया। उसके पालन पोषण में अपने आप को मैंने व्यस्त कर दिया। लेकिन इधर अर्नब का चाल चलन कुछ बिगड़ने ही लगा था। वह रोज शराब पीकर आता और मेरे साथ जबरदस्ती करता। जब मैं कहती कि बच्चा छोटा है अभी और डॉक्टर ने अभी इन सब के लिए मना किया है, तो वह मुझ पर गुस्सा दिखाता, थप्पड़ तक चला देता मुझ पर। बुराई तो सारी बहुओं में ही होती है ना, बेटे तो सारे अच्छे ही होते हैं अपनी माँ के लिए।
मैं भी अपनी सास की नज़र में बुरी बहू बन गई और बेटा एकदम सुपुत्र। सब कुछ जानते हुए भी वह अपने बेटे को सह लेती और मुझे उल्टा सीधा खरा खोटा सुनाया करती। मैं उनके बेटे अर्नब के लायक ही नहीं हूँ, यह सोचकर मैं सब बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, हालत बदतर से बदतर होती जा रही थी। उनके ज्यादा शराब पीकर आने पर जब मैं टोकती तो वह उल्टा सीधा बकने लगते, गंदी गंदी गालियां देने लगते। मुझे कहते, तुम्हारे बाप के पैसों से थोड़े ही पीता हूँ हरामजादी, जो बकबक करती है। अर्नब को देखकर जरा भी नहीं लगता था कि वह ऊंचे ओहदे का काम करने वाले अधिकारी हैं। जिगर जब 4 साल का हो चुका था, उसे भी अब अपने पापा की गंदी आदतें समझ में आने लगी थी। अर्नब को ऑफिस से आए देखते ही वह मेरे पीछे आकर छुप जाता, झांक कर देखता अपने पापा को, शराब की बोतलें खोलते हुए नशे में। उन्हें यह भी समझ नहीं आता था कि घर में एक छोटा बच्चा है। उनके सामने ही वह माँ बहन लगाकर गालियां देने लगते। मैं जिगर को लेकर कमरे में आ जाती, पर कहाँ तक भागती, सुनाई तो दे ही जाता था ना। कभी कभी तो डर लगता था कि कहीं इन सब का असर जिगर पर ना पड़े। बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है, वह अपने माँ बाप और बड़ों को जैसा करते देखता है वह तो वही सीखता है ना। लेकिन मैं अपने बेटे को वैसा हरगिज नहीं बनने देना चाहती थी, इसलिए जहां तक होता मैं उसे अर्नब से दूर रखने की कोशिश करती। उसे खुद ही पढ़ाती लिखाती और अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करती थी। एक रोज मुझे एहसास हुआ कि एक जीव मेरे अंदर सांस ले रहा है। जब मैंने यह बात अपनी सास को बताई तो वह खुश हुई, पर यह कहकर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि बच्चे होने के समय मैं अपने मायके चली जाऊं, क्योंकि उनसे न हो पाएगा। दूसरी बार पिता बनने की बात पर अर्नब ने कोई उत्साह नहीं दिखाया, ऐसे जताया जैसे वह कौन सी बड़ी बात है। औरतों का तो काम ही है बच्चे पैदा करना और घर संभालना। जैसे ही मेरा 7वां महीना चढ़ा, मैं अपने मायके चली गई। मेरे वहां न रहने पर सास अपने बड़े बेटे बहू के पास इंदौर चली गई, क्योंकि वहां उन्हें करके खिलाने पिलाने वाला कौन था। कृति के 2 महीने के होते ही मैं वापस अपने घर आ गई, यह सोचकर कि वहां अर्नब को खाने पीने की दिक्कत हो रही होगी। सास भी नहीं है तो कौन उन्हें बनाकर खिला पिला रहा होगा। रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता। सोचा था हमें घर में देखकर अर्नब खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं गलत थी। हमें देखकर उन्हें जरा भी खुशी नहीं हुई। तंज कसते हुए बोले, इतनी क्या जल्दी थी आने की, रहती अभी वहां। आस पड़ोस की 1-2 औरतों ने दबे मुंह ही कहा कि मेरे यहाँ न रहने पर अर्नब एक औरत को घर लेकर आता था, लेकिन उनकी बातों पर मुझे जरा भी भरोसा इसलिए नहीं हुआ कि अर्नब भले ही पीने खाने वाले इंसान हैं, पर वह इतनी नीची हरकत नहीं कर सकते कभी। इसलिए मैंने उनकी बातों को सिरे से खारिज कर दिया और उनसे बोलना चालना ही कम कर दिया। और बेकार में ये औरतें बात का बतंगड़ बनाती हैं, कुछ नहीं सूझता तो बैठे बैठे लोगों की बुराई ही करती रहती हैं। कृति के आने से हमारे खर्चे और बढ़ गए। बच्चे का दूध, साबुन, तेल, क्रीम, कपड़ा, खाना खर्चा तो होगा ही ना। जब मैं अर्नब से पैसे मांगती तो कुछ पैसे मेरे मुंह पर मार कर कहते कि पैसे का कोई पेड़ नहीं लगा रखा मैंने, जो जब मांगोगी तोड़ के दे दिया करूंगा। जरा अपने खर्चे पर लगाम कसो। कैसे और कहाँ लगाम कसती मैं। अब 2-2 बच्चे हैं तो खर्चे तो होंगे ही ना। लेकिन यह बात भी मैं अर्नब से नहीं बोल पाती। उल्टे वह मुझे ही गालियां देने लगते थे और कहते, तेरे बाप का कोई खजाना नहीं गड़ा हुआ है यहाँ जो निकाल निकाल कर देता रहूं तुझे। ऐसी जली कटी और कड़वी बात की क्या बताऊं। मन ही नहीं करता फिर उनसे बात करने का। ऐसे ही जिंदगी के 2 साल और निकल गए।
कृति अब पूरे 2 साल की हो चुकी थी और जिगर 7 साल का। कृति अचानक से रात में जग जाती थी और रोने लगती, फिर चुप ही नहीं होती थी जल्दी। उसके रोने से अर्नब चिढ़ उठते थे, इसलिए मैं दोनों बच्चों को लेकर सास के कमरे में सोने चली जाती थी ताकि अर्नब की नींद खराब न हो। दिन भर की थकी हारी मैं ऐसे सो जाती कि कुछ होश ही नहीं रहता था। जब कृति के रोने की आवाज आती तब जाकर मेरी आंख खुलती थी। उस रात मुझे अर्नब के कमरे में कुछ खुसुर फुसुर की आवाज सुनाई दी और जाकर मैंने देखा तो स्तब्ध रह गई। मैं जोर से चीखी। अर्नब की बाहों में किसी गैर औरत को देखकर मेरे तन बदन में आग लग गई। मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर वह किसी और औरत को लाने की हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं। जब मैंने पूछा तो उल्टा वह मुझ पर चिल्लाने लगे और उस औरत के सामने ही मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे मार खाते देख वह औरत इतराकर मेरी तरफ देखकर हंसी, जैसे कह रही हो, सही किया अर्नब ने। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं यहाँ ला सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ, समझी? तुम होती कौन हो बोलने वाली? अर्नब ने उंगली दिखाते हुए कहा और मुझे ठेल कर कमरे से बाहर निकाल दिया और अंदर से दरवाजा लगा दिया। पूरी रात मैं सिसकती रही और वह उस औरत के साथ ऐश करता रहा। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, पर यह समझ में आ गया कि आस पड़ोस की औरतें गलत नहीं बोल रही थी। पता चला कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि अर्नब के एक दिवंगत मित्र की पत्नी है। अर्नब ने ही दौड़ धूप करके उसके पति के स्थान पर उसकी नौकरी लगवाने में मदद की थी। अर्नब घर देर से जो आने लगे हैं उसकी वजह भी यह औरत ही थी। अब तो अर्नब और भी बेशर्म हो गया था। खुल्लम खुल्ला वह उस औरत से संबंध रखने लगा और जब मैं कुछ कहती तो मुझे मारता, पीटता और कमरे में बंद कर देता। कहता अगर मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है तो इस घर को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन कहाँ जाती अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर। इस घर के सिवा और कोई सहारा था भी क्या? कृति के जन्म के समय जैसे मैंने अपने मायके में वे 5 महीने काटे, मैं ही जानती हूँ, तो फिर तो वहां जाने का सवाल ही नहीं उठता। वैसे भी शादी के बाद बेटियों का अपने मायके में कोई हक नहीं होता। बेटियां 2-4 दिन से ज्यादा मायके में रह जाए तो माँ बाप को वह बोझ लगने लगती हैं। यह बात ससुराल वाले भी जानते हैं, तभी तो लड़कियों पर आए दिन जुल्म होते रहते हैं। उसे जलाकर मार दिया जाता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे उनके खर्चे भी बढ़ने लगे, लेकिन पैसे मांगने पर अर्नब झुंझला पड़ता। अर्नब अपनी कमाई का आधे से ज्यादा पैसे तो शराब पीने में और उस औरत पर खर्च कर देता। मेरी दयनीय स्थिति देखकर मेरी ननंद नंदोई बहुत दुखी होते। एक वे ही थे जो मेरा दुख समझते थे, लेकिन उन्हें भी अर्नब ऐसे कटु वचन बोलते कि उन्होंने यहाँ आना ही छोड़ दिया था। हर इंसान को अपनी इज्जत तो प्यारी होती ही है। पढ़ाई की डिग्री तो थी ही मेरे पास, इसलिए अपने सोर्स और पैरवी से मेरे नंदोई ने एक स्कूल में मेरी नौकरी लगवा दी। दोनों बच्चों का भी उन्होंने उसी स्कूल में एडमिशन करवा लिया ताकि मुझे ज्यादा परेशानी न हो। मैं जल्दी जल्दी घर के काम खत्म कर दोनों बच्चों को लेकर स्कूल चली जाती और 5 बजते बजते घर वापस आ जाती। फिर घर के बाकी काम संभालती, बच्चों को होमवर्क करवाती। रोज की मेरी यही दिनचर्या बन गई थी। कोई मतलब नहीं रखती थी मैं अर्नब से कि वह जो चाहे करे, लेकिन उसे कहाँ बर्दाश्त हो पा रहा था मेरा खुश रहना। इसलिए वह कोई न कोई खुन्नस निकालकर मुझसे लड़ाई करता और जब मैं भी सामने से लड़ने लगती, क्योंकि मैं भी कितना बर्दाश्त करती। अब तो जो भी हाथ में आता
उसे ही उठाकर वह मुझे मारने लगता। मेरी सास तो थी ही आग में घी का काम करने के लिए। कृति तो अभी बच्ची थी, लेकिन जिगर हम दोनों को लड़ते झगड़ते देख टेंशन में रहता। पढ़ाई में भी उसका कम मन लगता। वह गुमसुम चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहता। ज्यादा कुछ पूछती तो रोने लगता और झुंझला पड़ता था। वह अपने दोस्तों से भी दूर होने लगा था। कहीं न कहीं हमारी लड़ाई का असर उनके दिलो दिमाग पर पड़ने लगा था। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ती देख मैं कांप उठी और तभी मैंने फैसला कर लिया कि अर्नब मुझे मार ही क्यों न डाले, पर मैं चुप रहूंगी सिर्फ अपने बेटे के लिए। लेकिन रोज मुझे अर्नब के हाथों जलील होते देखकर एक रोज जिगर कहने लगा कि हम यह घर छोड़कर कहीं और रहने चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? कोई और ठिकाना ही नहीं। क्या इस घर के सिवा हमारे पास और कोई ठिकाना है? मैंने उसे चुपकारते हुए कहा, तुम जल्दी से पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर बन जाओ, फिर अपने साथ मुझे भी अब ले चलना। मेरा डॉक्टर बनने का सपना भले ही सपना रह गया, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरा बेटा एक दिन जरूर डॉक्टर बने। नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं थी मेरी तरफ से, बल्कि जिगर खुद इस फील्ड में जाना चाहता था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी होते ही वहीं बेंगलुरु में अस्पताल में जिगर की जॉब भी लग गई। अपने वादे के अनुसार वह मुझे लेने आया था, लेकिन मैंने ही यह कहकर जाने से मना कर दिया कि रिटायर होने के बाद उसके पास ही आकर रहना है मुझे। दिव्या की फोटो भेजी थी उसने मुझे, जो उसके साथ ही उसी अस्पताल में डॉक्टर थी। वीडियो कॉलिंग पर बात भी करवाई थी उसने मुझसे। दिव्या बड़ी ही प्यारी बच्ची लगी मुझे। दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि लग रहा था कहीं मेरी ही नजर न लग जाए उन्हें। जिगर अपनी शादी के लिए मेरी आज्ञा लेने आया और मैंने दोनों की शादी के लिए हाँ भी बोल दी। शादी के बाद दोनों आए थे हमारा आशीर्वाद लेने, पर अर्नब ने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उल्टे उनके जाने के बाद मुझे ही प्रताड़ित करने लगा, वह यह बोलकर कि मैंने ही जिगर के मन में उसके खिलाफ जहर भर दिया, इसलिए वह उससे नफरत करता है। जिगर कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो कोई भी उसे भड़का दे। बचपन में ही सब देखता आ रहा है, अब तो इस नर्क में आना ही नहीं चाहता था। दिव्या को लेकर मैंने ही जोर देकर कहा कि जाओ बेटा आशीर्वाद लेकर आओ, लेकिन फिर उसे कभी नहीं कहा कि जाओ वहाँ। जब मन होता है मिलने का खुद ही चली जाती हूँ उनसे मिलने। कुछ साल बाद कृति ने भी अपनी पसंद के लड़के के साथ शादी कर ली। दोनों बच्चे अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो गए, लेकिन मेरे साथ होने वाला जुल्म खत्म नहीं हुआ। अर्नब मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा था। मैं उसके हाथों जुल्म सहते सहते थक चुकी थी। मेरा शरीर जवाब देने लगा था। मन करता कभी कहीं भाग जाऊं जहां मुझे कोई ढूंढ न सके। बच्चों तक ठहरी थी इस इंसान के साथ, पर अब नहीं, अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज से शीतल अतीत से बाहर आ गई। देखो तो आगे पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है और सब हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे हैं। पूछने पर पता चला कि ट्रक के नीचे आकर एक गाय मर गई है, इसलिए गाड़ियों का जाम लगा हुआ है। ओह, वैसे कब तक जाम हट सकेगा भाई साहब? उस आदमी से शीतल ने पूछा तो उसने बोला, नहीं पता। शहर हो या गांव, हर जगह यही दुर्दशा है। इन जानवरों की वजह से सड़क पर कितनी दुर्घटनाएं होने लगी हैं आजकल, और बेचारे जानवर भी तो बेमौत तड़प तड़प कर मर रहे हैं। आखिर सरकार कुछ करती क्यों नहीं? शीतल मन ही मन बुदबुदाई। दर्द से शीतल का सिर फटा जा रहा था। लग रहा था जल्दी से घर जाकर दवाई खाकर सो जाए। करीब घंटा लग गया सड़क से गाय उठाने में। घर पहुंचते पहुंचते शीतल को 8 बज गए। उसने अपने लिए चाय बनाई और दवाई खाकर लेटी थी कि मीनाक्षी का फोन आया। वह कहने लगी कि कल
उसके पति की पुण्यतिथि है तो वह अनाथ आश्रम जाएगी, इसलिए कल वह स्कूल नहीं आ पाएगी, तो वह संभाल ले। हाँ हाँ, तुम इत्मीनान से जाओ, मैं संभाल लूंगी, कहकर शीतल ने फोन रख दिया। मीनाक्षी हर साल अपने पति की पुण्यतिथि पर अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को कपड़े और खाना वगैरह बांटती है। सही तो करती है। पंडितों को दान दक्षिणा देने से अच्छा इन अनाथ बच्चों को उनकी जरूरत का सामान, खाना आदि देना चाहिए। शीतल ने अपने मन में ही बोला। आज उसे ज्यादा भूख नहीं है, इसलिए हल्का सा कुछ खाकर सो गई। सुबह फोन पर गुड मॉर्निंग के साथ कृति के कई मैसेजेस थे। लिखा था, अर्नब अब ठीक है लेकिन कमजोरी बहुत है, शीतल को वहां आने के लिए बोल रही थी। शीतल ने भी एक मैसेज भेज दिया, उसे आज जल्दी स्कूल जाना होगा इसलिए नहीं आ पाऊंगी। कृति ने मैसेज में लिखा था कि अर्नब अब बहुत बदल चुके हैं, शराब पीना भी छोड़ दिया है उन्होंने, सुबह शाम राम भजन में लगे रहते हैं। बगुला भगत, अपना अधर टेढ़ा कर शीतल बोली। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। क्या इस इंसान को मैं नहीं जानती जो मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? सब दिखावा है और कुछ नहीं। अरे जिस आदमी ने घर की नौकरानी तक को नहीं छोड़ा, उसके मुंह से राम भजन शब्द सुनकर अजीब लगता है। और उसी राम ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया? एक धोबी के कहने पर वनवास भेज दिया, वह भी उस समय जब वह उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। ज्यादातर पुरुषों ने औरतों को छला ही है। हम इधर अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं, उधर पति अपनी मनोकामना किसी गैर औरत की बाहों में पूरी करता है। आज सब ठीक हो जाएगा, कल सब ठीक हो जाएगा। सोच सोच कर मैंने इस घटिया इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। अब नहीं, बाकी बची जिंदगी अब मैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से और सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। 2 दिन बाद कोर्ट में हमारे तलाक का फाइनल डिसीजन है। फिर मैं अपने रास्ते और वह अपने रास्ते, कोई मतलब नहीं मुझे उससे। अपने मन में सोच शीतल ने सुकून की सांस भरी और गुनगुनाते हुए किचन में चली गई।